हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर की थ्योरी। इस पे फिर हम लोग आगे चलकर इस पे वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड जो इसके प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है वर्क के बारे में, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, कोलिजन, elastic collision in one dimension, elastic collision in two dimensions, inelastic collision in one dimension, coefficient of restitution, rebounding of a ball on collision with the floor। इन सभी चीजों को हम लोग को आज पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। और इस डेक को प्रिपेयर करने के लिए कुछ इमेजेस का यूज किया गया है। उनके लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. देखिए, स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो आखिर वर्क होता क्या है? वर्क की अगर हम लोग बात करें तो वर्क कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी is displaced through some distance in the direction of applied force. The SI unit of work is joule and in CGS it is erg. तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, और अगर CGS सिस्टम पर बात करें तो अर्ग होती है, और 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। The work done by the force F in displacing the body through a distance s is W is equal to F cos theta into S। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं Fs cos theta, या फिर इसको लिखा जा सकता है F डॉट S। अगर ये एक्चुअली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कहीं पर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर फॉर्म पर दिए होंगे, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करने से हमारा ये बन जाएगा वर्क डन के बराबर। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए कि हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता है, तो हम लोग यहाँ पर उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो फॉर्म होगा उसके बीच में जो एंगल बनेगा उस थीटा को यूज करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करने के लिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S या फिर Fs cos थीटा। जहां पर जो F cos थीटा है वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड। फिर इस पे जो यूनिट ऑफ वर्क है वो जूल है, और ये बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। इससे इस फॉर्मूले से हम लोग अब निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया किसी ऑब्जेक्ट में और उसकी वजह से उस पर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है, तो उसको बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क। जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वर्क हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क या फिर जीरो वर्क। अगर हम लोग पॉजिटिव वर्क की बात करें तो इस केस में देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसी से ही निकल कर आता है कि जब ये जो एंगल है हमारा वो कितना हो, 90 डिग्री से कम हो। तो इफ द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ एफ एंड एस इज आइदर जीरो और एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? हमारा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं उन सभी को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। तो या तो 0 डिग्री हो या तो एक्यूट एंगल हो। उस केस में जो वर्क होता है इस फोर्स के द्वारा इस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसपे कि डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है वो बराबर होता है एक पॉजिटिव वर्क की तरह। वहीं पर निगेटिव वर्क कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल या तो 180 डिग्री हो या 90 डिग्री से कम और 180 डिग्री से 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि कुछ ऐसा भी एंगल हो, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल अगर बने। ठीक है, इसके बीच में 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री के बराबर अगर होता है, तो वहां पर जो वर्क होता है वो होता है निगेटिव वर्क। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमने वर्क डन निकालना और एफ डॉट एस किया, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर अब गौर से देखें तो वर्क जीरो होने के हमारे पास कौन कौन से कंडीशन है। या तो फोर्स जीरो हो, यानी कि नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉडी, उस केस में वर्क जीरो हो सकता है, वर्क डन जीरो हो सकता है।
या फिर डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक दीवार है और आप उस पर धक्का लगा रहे हैं, या एक पहाड़ है, कोई पत्थर है, आप उस पर धक्का लगा रहे हैं, तो फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हैं बट उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उस केस में भी वर्क कितना होगा, 0 होगा। या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मौजूद हो, दोनों ही वहां पर मौजूद हो, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड 0 ना हो, बट उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो। तो जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तब बन जाता है cos 90 0 के बराबर। ये cos 90 0 के बराबर होता है, तो F तो है, S भी है, बट उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, जिसके कारण से हो जाता है वर्क डन 0। जैसे कि अगर कोई बात करे एक ऑब्जेक्ट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर इस तरफ मूव कर रहा है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर हम लोग वर्क डन देखते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि नीचे लग रहा है और जो इधर पर हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है, जिसके कारण से यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी है, बट फिर भी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो वर्क डन निकलता है वो 0 निकल कर आ जाता है। तो वर्क डन हमारे 3 तरीके के, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। 0 के कुछ कंडीशन है कब वो 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए कुछ इस तरीके का हम यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको वर्क डन निकालना है, और वर्क डन के लिए आपके पास जो फोर्स दिया गया है वो एक कांस्टेंट फोर्स ना होकर एक ऐसा फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का ही फंक्शन है, मान लीजिए कि एफ एक्स है, ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट का ही फंक्शन है। जब आपने इसको प्लॉट किया तो वो मान लीजिए कुछ ऐसा बना, आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ ड्रॉ किया, और इस फंक्शन को जब यहाँ पर आपने ड्रॉ किया तो ये कुछ जैसा ग्रीन लाइन से दिख रहा है, ऐसा कुछ बना। फिर आप वर्क डन निकाल सकते हैं, कैसे? वर्क डन जो होगा यहाँ पर वो बराबर होगा एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो ये इस एक्सिस और एरिया जो इसके बीच में मौजूद होगा, इस कर्व के बीच में, कर्व ए बी और इस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जो यहाँ पर एरिया मौजूद है, वो जो अगर हम लोग फाइंड कर लें तो इस वेरिएबल फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में हुए डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ से यहाँ तक है, जो वर्क निकल कर आएगा वो हमें पता चल जाएगा। उसी को ही यहाँ इंटीग्रेशन के टर्म्स पर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि अगर ये फंक्शन दिया हो एक्स का या एस का, मतलब एफ एस लिख सकते हैं ना, अगर डी एस लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं। इसी को ही लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। इसी को एफ डॉट डी आर भी लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये जो फोर्स यहाँ पर होगा वो फंक्शन ऑफ कोई जनरल कोऑर्डिनेट आर होगा। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ दिया होता है तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि कितना वर्क डन हुआ होगा। अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो उससे निकल कर आ जाता है, और अगर फोर्स का हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और हमारा काम हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन यहाँ पर वर्क के टर्म्स पर किया गया है, और किस तरीके से किया गया है आइए देखते हैं। तो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, ये एक नेचर है फोर्स का। और ये किस तरीके का फोर्स है, क्या मीनिंग है इसका? तो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स in moving a body depends only on initial and final positions of the body and not on the nature of the path followed between initial and final positions। तो मान लीजिए कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जैसे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जाए, अब वो चाहे ऐसे ऐसे करके जाए, चाहे ऐसे ऐसे करके जाए, चाहे ऐसे करके जाए, उससे मैटर नहीं करेगा। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि वर्क डन कितना हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग चेक करते हैं। तो एक ऐसा फोर्स जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वो कहलाता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जैसे, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं कंजर्वेटिव फोर्स के, या इन्हीं को कंजर्वेटिव फील्ड्स भी बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो भी हमारी कंजर्वेटिव फील्ड है, तो याद रखिएगा इसको। अब बात आती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। इसका मीनिंग ये है कि एक ऐसा फोर्स जब उस पे वर्क किया जाए, या तो उसी के डायरेक्शन पर या तो उसके अगेंस्ट पर मूव कराने पर, उस फोर्स के अगेंस्ट पर या उसी की डायरेक्शन पर मूव कराने पर, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से पाथ से उसको मूव कराया गया है। जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई मान लीजिए सरफेस है ये और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर आप बहुत ज्यादा यहाँ पर मूव करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण आपके बॉडी से बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो लॉस होगी, वो एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस होती रहेगी। जबकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस पर क्या है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहां तक ले गए, इस ऑब्जेक्ट को अगर इस हाइट तक लेकर गए, तो ये क्या होगा, जैसे ही आप इसको ड्रॉप करेंगे, मतलब छोड़ेंगे यहां से, तो ये ऐसे नीचे गिर जाएगा। जैसे ही आपने इसको छोड़ा ये नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि आपने इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी और वो ऐसे नीचे आ गई। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है या विस्कस दूसरे फोर्सेज होते हैं, ड्रैग फोर्स वगैरह जो होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं और उनके द्वारा जो वर्क हम, मतलब जब उस पे उनके द्वारा वर्क होता है वो हीट में कन्वर्ट होता रहता है, जिसके कारण से हम लोग वापस उसको यूज नहीं कर पाते। जबकि इस पे क्या होता है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप कैसे भी घुमाकर, ऐसे 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 घुमाकर अगर यहाँ तक लेकर आए और इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, तो आपको सेम ही वर्क करना पड़ा होगा। जबकि अगर यहीं पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि एयर मौजूद है और उसके एयर, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा इसके चारों तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक एयर फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ज्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस। मैं कब बता रहा हूं, जब फ्रिक्शनल फोर्स को हम कंसीडर कर ले रहे हैं, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा। सॉरी, जो वर्क वर्क डन होगा वो हमारा ऐसा होगा जो कि पाथ पर डिपेंड करेगा, तो वो फोर्स जो होगा वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगा। और अगर वर्क डन हमारा सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस पर डिपेंड करता है, किस पे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, तो वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इंपॉर्टेंट ये है, और इस पे ये है, ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन द पाथ। जैसे कि फ्रिक्शन और विस्कस है इस पे, और इस पे है ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? अब देखिए, ये जो मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये मानते हुए आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि आपने ये सारी चीजें पहले पढ़ी हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एज अ रिवीजन आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं एक एक चीज आपको डिराइव करके नहीं बता रहा, कैसे आई हैं ये चीजें वो भी नहीं बता रहा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये है और ये आपके लिए यूज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से उनको कम समय पे ज्यादा से ज्यादा चीजें बता रहा हूँ। वरना फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर आप जाकर इसको एक एक चीज डिटेल में समझ सकते हैं। फिर आता है एनर्जी। तो एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी जो होती है वो स्केलर होती है, और इसकी जो यूनिट होती है वो बिल्कुल बराबर होती है वर्क के, या यूनिट या डायमेंशन की बात करें वो वर्क के बराबर होती है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ जो एनर्जी है वो जूल के बराबर ही हो गई। और कुछ और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि अर्ग है 10⁻⁻7 जूल, 1 कैलोरी यानी कि 4.186 जूल या 4.2 जूल्स, 1 किलो कैलोरी 4186 जूल, 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। तो ये कुछ और भी एनर्जी है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में इनका यूज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह यूज होता है जब हम लोग एटम के जो एनर्जी होती है, एटम के एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं या ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर बात करते हैं। और जब हम लोग न्यूक्लियस के एनर्जी की बात करते हैं तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, जैसे कि हीट वगैरह की बात करते हैं तो कैलोरीज पर बात करते हैं, है वही चीज, बस अलग अलग जगह पर जैसा सुटेबल है वैसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा यूनिट पर एनर्जी की यूनिट जूल होती है। अब आता है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है और उस पे वेलोसिटी v है, तो उस v वेलोसिटी की वजह से वो कितना वर्क कर सकती है, वो उसका कहलाता है कि काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी किसी मूविंग बॉडी में मौजूद होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। कैसी भी मूविंग बॉडी हो वो कहलाती है, उस पे जो एनर्जी मौजूद होगी उसके मोशन की वजह से, जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो होती है एनर्जी, वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और उस पर वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। और ये कहीं पर भी हमारा एप्लीकेबल होता है, कैसा भी सिस्टम हो, कैसा भी पार्टिकल हो, कुछ भी हो, वहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही निकलता है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ वेलोसिटी। v चाहे आप निगेटिव में ले, चाहे पॉजिटिव में ले, या कैसे भी आप इसको रेफरेंस ले, कहीं से भी ले, जो v की यहाँ पर वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो v² क्योंकि है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा और मास नेगेटिव हो नहीं सकता। तो काइनेटिक एनर्जी पूरी पॉजिटिव हमारी निकल कर आती है हमेशा ही। अगर कहीं पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव निकल कर आ रही है तो वो जो प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी इज इम्पॉसिबल। यानी कि अगर कहीं पर आपसे गलती से काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव निकल कर आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, कभी ऐसे निकल कर नहीं आ सकती। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंटम के साथ रिलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो अगर क्या करें हम लोग इस पे m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, तो m का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो m इंटू m बन जाएगा m²। तो m²v² बाई हो जाएगा 2m, और इसको हम लोग लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर। और mv होता है हमारा मोमेंटम, यानी कि ये हो गया p²। तो p² बाई 2m ये बन गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाई 2m हो गया। और इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें p इज इक्वल टू करके, तो 2m इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई पर, और फिर अंडर रूट ले लेंगे तो बन जाएगा p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। फिर है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी। अगर मान लीजिए कि बहुत ढेर सारा हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद है और उनकी हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो हम हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को सम अप कर दे, वो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यानी कि उसको हम लोग k इज इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ mi/vi² कर सकते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी और फोर्स के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि ke बाई फोर्स इज इक्वल टू vt/2। ये एक्चुअली जो निकल कर आया है वो इस रिलेशन का यूज करके आता है, इस रिलेशन का यूज करके आता है। तो आप इसको समझिएगा कैसे है। ठीक है, जो रिलेशन है वो मैंने बता दिया कि के बाई फोर्स इज इक्वल टू v इंटू t/2। ओके, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, यहां से मैंने बता दिया, ये चीज इससे निकल कर आ जाएगी। ओके, क्योंकि मोमेंटम और फोर्स का तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से पता चल जाएगा, और वहां से ये चीज निकल कर आ जाएगी। निकालिएगा इसको, आपको समझ पे आ जाएगा, अच्छे से आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। फॉर्मूला क्या है, के बाई फोर्स इज इक्वल टू v इंटू t/2। आगे बढ़ते हैं, अब पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स। यानी कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और मैंने बताया था कि ये जो फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव होती है, और कंजर्वेटिव नेचर होने की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। यानी कि मान लीजिए जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की अगर ये टेंडेंसी ना होती कि वो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो अगर आप स्प्रिंग को दबाते और दबाकर फिर छोड़ते तो वो वापस उछलती ही नहीं। तो जो हमारी स्प्रिंग है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। उसी तरीके से आप जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसको इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम कोई एक्सटर्नल वर्क करते हैं उसके अंदर तो एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे हम लोग एक्सटर्नल वर्क या फिर एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं वैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसी सिस्टम के या किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पर ले जाए
तो ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं इसको h हाइट तक उठा ले गया हूँ अर्थ की सरफेस से, इसके अंदर mgh पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अभी इन्हीं सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, और ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, यानी कि माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू आर एफ डॉट डी आर। ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। फिर आता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव हो सकती है और साथ में निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और निगेटिव होने का मतलब ये है कि जब ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी, इसका मतलब कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। क्लियर? फिर आता है डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। एक एक करके इनको देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं mgh। तो mgh किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? मैंने एक लाइन बोली थी, अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेकर आए तो अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आई है वो कितनी है? mgh है। और वो कैसे निकालते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज व्हिच इंटरैक्ट वाया द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका जो एक्सप्रेशन होता है, मान लीजिए कि दो पार्टिकल है m1 और m2 और उनके बीच की डिस्टेंस है r। तो उस सिस्टम पर, यानी कि एक मास m1 m2 उनके बीच की डिस्टेंस r, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता है वो हो जाता है माइनस जी m1 m2 बाई r। फिर है यहाँ पर कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हम लोग देखते हैं, यानी कि उस सिस्टम पर अर्थ और बॉडी को मिलाकर जो पूरा एक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी वो हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। और ये होता है, ठीक है, ये एक मोर जनरल फॉर्मूला है। जब इस पे हम लोग ये लेते हैं कि जो एच है वो मच मच लेस देन कैपिटल आर है, उस केस में ये एम जी एच हो जाता है। तो जो क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं, वो इस फॉर्मूले से आते हैं। याद हमेशा ये होता है। अब आप भूल जाते हैं इस चीज को कि mgh किसके रेफरेंस पे था और किस अप्रोक्सीमेशन के साथ था। तो फॉर्मूला ये है, अप्रोक्सीमेशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत कम ऊंचाई पर उठाओ, जैसे कि अभी हमने इस पेन को यहाँ तक रखा है तो ये 1 मीटर ऊंचाई पर भी नहीं है, मान लीजिए 1 मीटर ऊंचाई पर है, तो कहाँ अर्थ का रेडियस जो 6400 किलोमीटर होता है और कहाँ 1 मीटर, बहुत अंतर है, कई ऑर्डर्स का डिफरेंस है। इस वजह से इस केस में हम लोग सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को mgh से लिखते हैं, वरना ये हमारा मोर जनरल एक्सप्रेशन है। और क्लियर? फिर आता है फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चूजन ऑन द ग्राउंड। अब वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग हमेशा किसी न किसी के रेफरेंस पे देखते हैं। यहाँ पर अर्थ के केस में हम लोग अर्थ की जो सरफेस है उस पे मानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, और उसके रिस्पेक्ट में फिर सीधे इसको लिख देते हैं mgh, u इज इक्वल टू mgh। अभी तक ये डेल्टा यू लिखा हुआ ना, डेल्टा यू का मतलब है कि किसी रेफरेंस से हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर रेफरेंस हमने ले लिया अगर पहला वाला जीरो, तो वो हो जाता है mgh। ठीक है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसको ले लिया जीरो, तो हो जाएगा mgh। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये आप लोग और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब पहुंचेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, बट यहाँ पर फॉर कंप्लीटनेस u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r है। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा अभी हम लोग देख कर आए हैं। यहाँ पर q1 q2 कोई दो चार्ज हो सकते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस ये स्मॉल r है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.1 into 10.9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। फिर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग जो होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, जहां पर k है स्प्रिंग कांस्टेंट और x है डिस्प्लेसमेंट जितना भी उस स्प्रिंग में किया है। मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, उसकी नॉर्मल डिस्टेंस इतनी है, अब आपने उसको कंप्रेस कर दिया x डिस्टेंस, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और इतना ही आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इसको कंप्रेस करने के लिए, क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। ठीक है,
फिर आता है ये कि इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x1 टू फाइनल पोजीशन x2, तो उस केस में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा इंक्रीमेंट इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यानी कि इसी को ही हम लोग ने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। फाइनल कितना हो जाएगा और इनिशियल, फाइनल पोजीशन क्या हो गई x2 और इनिशियल हो गई x1, तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, उससे ही निकल कर आया है। आगे चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ये एक पावरफुल टूल है उसके कंपैरिजन में, जहां पर हम लोग लॉज ऑफ मोशन का यूज करके एक सिस्टम की इक्वेशन वगैरह लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमें। यानी कि मान लीजिए किसी एक पार्टिकल का हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, तो उस पर अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही कोऑर्डिनेट्स वगैरह चूज करने में, तो वर्क एनर्जी थ्योरम वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसका जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि हमारा हम वर्क डन देखेंगे। वर्क डन कंजर्वेटिव की वजह से हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव की वजह से हो, चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे इंटरनल फोर्स हो, सभी की वजह से हम लोग वर्क देखेंगे। और वो जो वर्क होगा वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वो किसके बराबर होता है? वो उस पार्टिकल के या ऑब्जेक्ट के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, सब कुछ यहाँ पर लिखा जाता है वर्क डन पर, हर एक फोर्स की वजह से वर्क डन, और वो बराबर हो जाता है जितनी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी उस पार्टिकल की। इसी को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि KF इज इक्वल टू KI प्लस W, जहां पर KI है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और K फाइनल रिप्रेजेंट हो रहा है KF से। ठीक है, तो KE आफ्टर द नेट वर्क इज डन, यानी कि KE बिफोर द नेट वर्क डन प्लस द नेट वर्क डन, यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, आपने उस पर वर्क डन किया, जिसके कारण से उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी फाइनली बढ़ जाएगी। वही चीज है कि पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, उस पर आपने वर्क किया, जिसके कारण से उसकी स्पीड बढ़ी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी इतनी हो गई। अब ये जो वर्क होता है, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल इंटरनल, सब की वजह से यहाँ पर वर्क लिखा जाता है। यानी कि ये जो W है वो बहुत ढेर सारे टर्म्स को अपने साथ इंक्लूड करके रखा है। F.ds ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स प्लस F.ds ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सब को यहाँ पर ये W अपनी जगह पर इंक्लूड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्टेटमेंट इधर ही है। ये आपको याद रखनी है चीजें, जिससे कि आप कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वरना जब हम इसको सिर्फ ये मानकर चलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हम लोग को देखना है, तो फिर इसके वर्क एनर्जी थ्योरम के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं आप उनको याद करने लगते हैं, जो कि आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीजों को याद करना। जबकि ये बहुत आसान है और बहुत पावरफुल टूल है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस इतना याद रखना है कि जो W है वहां पर हर एक फोर्स की वजह से वर्क डन को देखना है, जो कि बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बस इससे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मान लीजिए कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, उस केस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी E ऑफ अ सिस्टम इज द सम, सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। तो मैकेनिकल एनर्जी E ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी K एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी U, यानी कि E इज इक्वल टू K प्लस U। तो व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव इन नेचर, देखिए ये है ना कंजर्वेटिव इन नेचर, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। वैसे तो मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होता है हमारा E इज इक्वल टू K प्लस U, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ये कहते हैं कि ये चीज कांस्टेंट होती है हमेशा। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है उनका सम बराबर 0 होता है। ओके, तो देयर आर फिजिकल सिचुएशंस वेयर वन और मोर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम बट द नेट वर्क डन बाय देम इज 0, देन टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ऐसी कोई सिस्टम है जहां पर कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां पर जो बॉडी है उसके ऊपर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, बट फिर भी जो नेटवर्क डन उनसे निकल कर आ रहा है, जैसे कि अभी बताया ना नेटवर्क डन हम लोग देखते हैं, तो अगर नेटवर्क डन हमारा कैसा होता है, निकल कर आ रहा होता है 0 के बराबर,
उन सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से, तब भी ये मैकेनिकल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होती है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि कंजर्वेटिव है तो हमेशा ये पॉसिबल है, और अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये है कि नहीं सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से। अगर ये कंडीशन है तब ये जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कि k प्लस यू कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर यू तो आता ही नहीं है, मतलब एक तरीके से नॉन कंजर्वेटिव में, बट फिर भी हम इसको बोलेंगे कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी। आगे चलते हैं, अब पावर की बात करते हैं। तो पावर, देखिए मैं और कोई एक छोटा सा, मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, वो दोनों ही एक चाहे तो एक एक करके ईंटों को छत पे चढ़ा सकते हैं, बट मैं उन ईंटों को जल्दी चढ़ा दूंगा, जबकि जो छोटा सा बच्चा है उसको चढ़ाने में समय ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर जो सारे ईंटों को ऊपर चढ़ाने पर हमने काम किया वो तो सेम ही किया ना, वर्क डन तो हमने सेम ही किया, यानी कि एमजीएस तो हमने सेम इस्तेमाल किया, बट मैंने कम समय पे किया, उसने ज्यादा किया। इस कंपैरिजन को करने के लिए एक नया चीज आती है जिसको कि बोलते हैं पावर। ठीक है, तो इट इज द क्वांटिटी दैट मेजर्स द रेट एट विच वर्क इज डन। वर्क किस रेट से किया गया है या फिर एनर्जी किस रेट से ट्रांसफॉर्म हुई है, वो कहलाता है हमारा पावर। एवरेज पावर हमारा डिफाइंड है W/T, जहां पर W की जगह पर एनर्जी भी आ सकती है, ये एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी यूज्ड या एनर्जी ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय T। जितना कम समय होगा, ठीक है, द शॉर्टर इज द टाइम टेकन बाय ए पर्सन और अ मशीन इन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क, द लार्जर इज द पावर ऑफ दैट पर्सन और मशीन। जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपको यहाँ से मान लीजिए कि अपने घर से मान लीजिए किसी दूसरी जगह तक जाना है जो कि 100 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं किसकी हेल्प से, पैदल, पैदल जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपने फिर बाइक यूज करी, आप उसकी जगह कार यूज कर सकते हैं, आप उसकी जगह ट्रेन यूज कर सकते हैं, आप उसकी जगह जो एरोप्लेन होता है या हेलीकॉप्टर वगैरह होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या कि सबसे ज्यादा पावर जो है वो एरोप्लेन के पास है, क्योंकि वो सबसे कम समय पे उस डिस्टेंस को कवर कर देगा। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज वॉट, जहां पर 1 वॉट जो होता है वो 1 जूल पर सेकंड डिफाइंड होता है। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करते हैं, और इंस्टेंटेनियस पावर हम तब निकालते हैं जब, जैसे कि वर्क डन जो है, ये वॉट नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वर्क डन लिखा हुआ है। तो वर्क डन जब हमारा फंक्शन ऑफ टाइम होता है, या फिर जो फोर्स दिया हुआ है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, उस केस पे हम लोग इस तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस केस में ये जो दिया हुआ है, ये जो फोर्स है वो हमारा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये बन जाता है F डॉट ds/dt, यानी कि ds/dt होता है वेलोसिटी, बन जाता है F डॉट v। बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेरिएबल होते हैं तो इसी एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर d/dt ऑफ W इज इक्वल टू d/dt ऑफ F डॉट ds, ये होगा। और ये भी अगर हमारा कैसा है, वेरिएबल है, तो ये बन जाएगा dF/dt और इनटू ये हमारा s, मतलब बन जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लस यहाँ पर बन जाएगा F ds/dt। तो जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो ये टर्म जीरो कर देते हैं, बट अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर से ये एक्चुअली क्या होता है कि ये फिर से फंक्शन बन जाता है डिस्प्लेसमेंट वगैरह का। तो वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वो हम लोग निकालते हैं, बट हाँ ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है तो इस चीज को हमें लगाना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। तो उस केस में ये dF/dt और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, इस पावर की कुछ कॉमन यूनिट्स है हमारी, जैसे कि 1 किलोवाट जो कि होता है 10⁻³ वॉट्स, 1 मेगावाट 10⁻6 वॉट्स, और 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स। अब बात आती है कोलिजन की। तो कोलिजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर फिजिकल इंटरेक्शन होता है दो बॉडीज के बीच में। तो द फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज इन विच ईच इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट अपॉन ईच अदर कॉजिंग द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इज कॉल्ड कोलिजन। जैसे कि दो चीजें ऐसे भिड़े तो एनर्जी और मोमेंटम का जहां पर ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस के दौरान, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जैसा फिजिकल इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन दो तरीके का है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इस केस में
जिसको कि हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें टोटल एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। और इसको मैं और थोड़ा सा इसको अगर स्पेसिफाई करूं तो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी शब्द आता है, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी तो सिस्टम की कंजर्व ही रहेगी, यहाँ पर आता है शब्द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स रिमेन्स कंजर्व्ड, ये है सही स्टेटमेंट। तो मोर ओवर द फोर्सेज इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट आ ही गया इस जगह पर। तो इन एबव फिगर मान लीजिए कि दो बॉडीज हैं ए और बी, जिनका कि मास m1 है, m2 है, इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये दोनों टकराए, यहाँ पर ये दोनों टकराए, टकराने के बाद अब ये जो वेलोसिटी है इस पहले वाले की वो हो गई v1 और इसकी हो गई v2। तो जो यहाँ पर बनेगा वो ये बनेगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये बन जाता है हमारा ये एक्सप्रेशन है कि ये मोमेंटम कंजर्व्ड है। ये एक्सप्रेशन है कि हमारा ये जो लीनियर मोमेंटम है वो यहाँ पर कंजर्व्ड है, ठीक है। इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। कभी भी कोलिजन में ये चीज हमारा पॉसिबल होता है। तो u1 माइनस u2 ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहां से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1। ओके, और इसी का इस्तेमाल करके आगे जो इसेंट्रिसिटी सॉरी जो हमारा ई होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इसेंट्रिसिटी नहीं, सॉरी, ई हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ओके, और ई को फिर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर, समझ गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि V1 जो होगा, V1 हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूले हैं, इनका आप यूज करेंगे आगे चलकर। तो ये जो V1 होगा वो हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। अगर आप V1 निकालना चाहें तो ऐसे निकल कर आएगा। और V2 हो जाएगा 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 और m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ओके, अगर V1 और V2 आप फाइंड करना चाहें तो इस एक्सप्रेशन से निकलकर आ जाएगा। फिर है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ओके, और जो E होता है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। तो इस एक्सप्रेशन से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन किया जाएगा जब हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन पर जब पहुंचेंगे तब। यहाँ पर क्या है कि इस कोलिजन पर क्या होता है कि दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये पार्टिकल m1 है u1 और दूसरा पार्टिकल है m2 और इस पे इसकी जो वेलोसिटी है वो u2 है, ठीक है। इस पे u1 हो गया, इस पे u2 हो गया। तो क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो होता है कंजर्व्ड होता है, तो ये लीनियर मोमेंटम दोनों जो इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है हमारी, जैसे कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों ही में अलग अलग कंजर्व्ड होता है। ओके, तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, जहां पर जो फाई है वो इस तरफ का एंगल है और ये जो है वो इधर का एंगल। यहाँ पर हुआ क्या कि ये पार्टिकल यहाँ पर था, ये आकर टकराया, अब एक पार्टिकल चला गया इस तरफ और एक पार्टिकल चला गया इस तरफ। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आता है। और वाई डायरेक्शन पर ये एक्सप्रेशन निकल कर आता है, क्योंकि वाई डायरेक्शन पर पहले कोई वेलोसिटी नहीं है, इस जगह पर है क्या, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम भी नहीं होगा, तो वही लिखा हुआ है 0। जबकि फाइनल मोमेंटम अब है m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करी जाए वो भी कंजर्व रहेगी। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये निकल कर आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और थीटा और फाई की वैल्यू पता चल जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये किधर मूव कर रहा है। फिर आता है इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो इन इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल नहीं होती है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती है। आफ्टर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस सिस्टम की वो रिड्यूस हो जाती है, जबकि जो लीनियर मोमेंटम होता है यहाँ पर भी कंजर्व्ड रहता है। टोटल जो इसका लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। ओके, अब आता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो कॉमन स्पीड जो है इसकी वो है v इज इक्वल टू m1 v1 बाई m1 प्लस m2
इस पे ऐसा होता है कि दो पार्टिकल जब मूव करते हैं और ये कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड होने के बाद ये चिपक जाते हैं। चिपकने का मतलब ये है कि वो अब एक साथ एक वेलोसिटी से मूव करते हैं। जरूरी नहीं कि उस पर कोई एडिसिव का यूज किया गया जिसके कारण से वो चिपक गए, वो क्योंकि सेम वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं जिसके कारण से ऐसा लगता है जैसे वो चिपके हुए हैं। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती है उस पर हम कॉमन स्पीड फाइंड करते हैं v इज इक्वल टू m1 v1 बाई m1 प्लस m2 का। यहाँ पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगा m1 m2 ब्रैकेट में v1 माइनस v2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस m2। v2 जो है हमारी वो कितनी है, 0 है, तो जिससे हमारा ये निकल कर आ जाएगा डेल्टा k इज इक्वल टू m1 m2 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस m2। बिफोर कोलिजन अगर v2 हमारा 0 है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आफ्टर कोलिजन कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी। आगे चलते हैं, आप बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अभी हमने बात करी प्योरली इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन की। प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो प्योरली इलास्टिक हो गया, प्योरली इनइलास्टिक हो गया, बट बीच की सिचुएशंस भी होती हैं और उनको डिफाइन करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वही u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 किया था। इसी का ही रेशियो जब हम लोग निकालते हैं, यानी कि फाइनल जो सेपरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वो जो रेशियो निकलता है उसको कहलाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू होती है 1 और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए होता है ई की वैल्यू 0। जबकि इसके बीच में अगर ई की वैल्यू होती है 0 या 1 के बीच में वैल्यू होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक या फिर बोल सकते हैं पार्शियली इनइलास्टिक। तो इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो ई होता है वो 0 होता है, जिसका मतलब ये है कि v2 माइनस v1 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर कह लीजिए कि v2 बराबर v1 हो जाएगी, यानी कि दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो दोनों बराबर होंगी दोनों की। यही तो अभी हमने निकाला था पिछले वाले केस में। तो इट कैन बी शोन दैट फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज आर गिवन बाय v1 इज इक्वल टू m1 माइनस e m2 बाई m1 प्लस m2। ये मोर जनरल कॉन्सेप्ट है, इस पे आप ई की वैल्यू पुट करके जो भी पहले इलास्टिक के लिए था वो भी फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि ई की वैल्यू 1 रखेंगे तो वही सेम एक्सप्रेशन मिल जाएंगे जो हमने यहाँ पर v1 के लिए निकाले थे। ये निकाले थे ना, सेम एक्सप्रेशन हमें मिल जाएंगे। जब हम इलास्टिक के लिए निकालेंगे तो उसकी जगह पर बस ई की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। इसी तरीके से v2 निकल कर आ जाएगा ये 1 प्लस ई m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस ई m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2 सॉरी u2। ओके, अब मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है m और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, उसने दूसरे आइडेंटिकल स्टेशनरी टारगेट को हिट किया इन इलास्टिकली देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आर कोरिलेटेड एज। इस तरीके से कुछ होता है क्योंकि दोनों का मास हमने सेम ले रखा है m, और जो इनिशियल वेलोसिटी है दूसरे पार्टिकल की वो 0 है क्योंकि वो रुका हुआ है, ये माना जा रहा है। तो उस केस में हो जाता है v1 बाई v2 इज इक्वल टू e माइनस 1 माइनस e बाई 1 प्लस e। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर कि इन केस ऑफ एक्सट्रीम इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें कि कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स स्टिक हो जाते हैं टुगेदर एक दूसरे से, तो उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होती है वही m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू v निकल कर आ जाता है, जो कि सेम चीज है जो हम लोग ने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन देखा था, वही है यहाँ पर। अब अगर हम लोग रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन की बात करें तो ये हो जाएगा ke1 बाई ke2 यानी कि m1 बाई m1 प्लस m2। और फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन को अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा ke1 माइनस ke2 डिवाइडेड बाई ke1 यानी कि m2 बाई m1 प्लस m2। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। फिर आता है रिबाउंडिंग ऑफ अ बॉल ऑन अ कोलिजन विद अ फ्लोर। तो स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर द nth रिबाउंड जो होगा वो हो जाएगा vn इज इक्वल टू e टू द पावर n v नॉट इक्वल टू e टू द पावर n अंडर रूट 2gh नॉट। हाइट कवर्ड बाय द बॉल आफ्टर द nth रिबाउंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा hn इज इक्वल टू e टू द पावर 2n h नॉट। जो टोटल हाइट होगी जो या फिर टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी, देखिए रिबाउंडिंग का मतलब ये होता है कि हमने बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने के बाद वो क्या होगी, उछलेगी वापस। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि अगर उसने कई बार जंप लिया, कई बार टकराई, तो nth रिबाउंड के बाद जो वहां पर हमें मिलेगी स्पीड वो इतनी होगी जहां पर e उसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हाइट कितनी बॉल की बचेगी n रिबाउंड के बाद वो होती है hn इज इक्वल टू e टू द पावर 2n h नॉट। इसी तरीके से टोटल डिस्टेंस जो कवर हो जाएगा वो हो जाएगा h इज इक्वल टू h नॉट प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 डॉट 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 अप टू n तक करेंगे, जो कि निकल कर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जीपी जैसा बनेगा
तो बन जाएगा एच नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। टोटल टाइम बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग, तो पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए, यानी पहले बाउंस पे, दूसरे बाउंस पे, तीसरे बाउंस पे, चौथे, इस तरह से करते करते फाइनल जब रुक जाए उतने बाउंस पर लगने वाला समय हो जाएगा सबका एडिशन, यानी कि अंडर रूट 2 एच नॉट बाई जी 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो ये फॉर्मूले हैं आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, ये चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब, और जो भी हमने पढ़ा है आज उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। वो है, हमने पढ़ा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एनर्जी के बारे में पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग जो कि हमारी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है mgh, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर जो कि डिफाइन होता है वर्क डन अपॉन टाइम, कोलिजन के बारे में, फिर कोलिजन के अंदर ही इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। फिर हमने कोलिजन का ही एक पार्ट पढ़ा, इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, सॉरी, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और फिर हमने परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक के बीच की कंडीशन को पढ़ने के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को पढ़ा, जिसके बाद फिर हमने बात करी है यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन, जो कि जहां पर की कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 या 1 ना होकर बीच की कोई वैल्यू होती है। फिर आ जाता है रिबाउंडिंग ऑफ अ बॉल ऑन कोलिजन विद द फ्लोर, तो उसमें उसका कैसा बिहेवियर होता है, कितना समय लगता है पूरे, या फिर कह लीजिए कि nth रिबाउंड के बाद कितना लेंथ उसने कवर की होती है, डिस्टेंस कह लीजिए कवर की होती है, वो सब हमारा इस पे फाइंड होता है। तो आई होप जो आज मैंने चीजें बताई हैं वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड वो आपको सब समझ पे आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।